नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो चलिए उन खबरों पर नजर डालते हैं। आज से जीएसटी की नई दरें लागू। एशिया कप में भारत ने पाक को 6 विकेट से हराया। उन्नाव में धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव। मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू और पिछले 24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीनी को मान्यता दी है। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम आज का एजेंडा में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। देश में आज नवरात्रि की शुरुआत धौरी खुशी के साथ हो रही है। दरअसल आज से ही देश भर में जीएसटी की नई दरों में लागू की गई है। अगर हम इन नई दरों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है, जिसका लाभ आज से आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है। अब रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, बीमा और वाहनों तक लगभग 375 वस्तुएं सस्ती हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन से ही ऑटोमोबाइल कंपनियों और कई ब्रांड्स ने कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। पानी, दूध, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों जैसे रोजमर्रा की चीजें भी पहले से सस्ती हुई हैं। तो देखिए आज से जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। पहले जहां पर जो 4 स्लैब थे उसको हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब्स कर दिया गया। कहीं ना कहीं टैक्स को आसान किया गया है, टैक्स सिस्टम को आम नागरिकों के लिए आसान किया गया है। देखिए क्या कुछ सस्ता हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कटौती की गई है जीएसटी की दरों में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी, जैसे छोटी कार और मोटरसाइकिल है, पहले 28% था, अब आपको सिर्फ 18% जीएसटी देना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर बात करें तो एयर कंडीशनर, टीवी, इन सब में भी कटौती की गई है। वहीं बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स और नमकीन, इसमें पहले 12% तक आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब इसमें सिर्फ आपको 5% तक जीएसटी देना है। वहीं अगर बर्तन की हम बात करें, जो रोजमर्रा के सामान है, उसमें भी कटौती की गई है। हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस में पहले आपको 18% तक जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं देना है। थर्मामीटर, ऑक्सीजन में 12% या 18% तक आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 5% देना है। कृषि के क्षेत्र की अगर बात करें तो ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन, कृषि मशीनरी में 18 और 12% तक पहले आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 5%। तो देखिए कई जो सामान है उसकी जो दर है वो सस्ते की गए हैं। जीएसटी दर में बड़ा बदलाव, जिससे आम नागरिकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब देश में आम आदमी के काम आने वाली लगभग हर चीज सस्ती हो गई है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि चीजें कितनी सस्ती हो गई है। हम एक अनुमान लगाते हुए आपको इस बचत का गणित समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% जीएसटी लगता था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उस पर 18 रुपए जीएसटी लगा, यानी उस हेयर ऑयल बोतल की कीमत 118 रुपए हो जाती है। लेकिन अब जीएसटी की नई दरें में यह टैक्स सिर्फ 5% लगेगा, जिससे उस हेयर ऑयल की बोतल पर सिर्फ 5 रुपए ही टैक्स लगेगा। यानी वही हेयर ऑयल की बोतल अब 105 रुपए में हो जाएगी। यानी अब उस हेयर ऑयल पर सीधे सीधे 13 रुपए का फायदा हुआ है। तो देखिए 13 रुपए की बड़ी बचत जो है वो आम नागरिकों को देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम होटल सेक्टर की अगर बात करें तो पहले होटल का किराया पर पर्सन पर डे का 5,000 रुपए था, जिस पर 12% तक जीएसटी लगता था, जिसके बाद जो उसकी कीमत हो जाती थी वो 5,600 रुपए हो जाती थी। लेकिन अब सिर्फ 5% तक जीएसटी लगेगा, जिसके बाद अब लोगों को 350 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि 350 रुपए की भारी बचत। तो देखिए कौन कौन से सामान है जिस पर जो जीएसटी है वो बढ़ा दी गई है। लग्जरियस और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो सामान है जिस पर जीएसटी के दर में बढ़ोतरी की गई है। कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, इन सब में अब सिर्फ 40% दर बढ़ा दिया गया। 40% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, पान मसाला, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, पहले उसमें 28 और 18% तक जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब उसमें भी 40% तक जीएसटी देना है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा बड़ी पहल, जो जरूरत की चीजें हैं आप नागरिकों के लिए, उसमें तो कटौती की गई है, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो लग्जरियस सामान है, यानी कि जो एक तबके के लिए है, उसमें बढ़ोतरी की गई है।
चलिए अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से ही देश में जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने रविवार की शाम राष्ट्र के नाम संबोधित किया और देशवासियों को नवरात्र और जीएसटी सुधारों को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। तो देखिए, नवरात्रि के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, कहीं ना कहीं नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और जीएसटी की दरों में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में भी बताया। पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, देश में खुशियां बढ़ेंगी, सभी को इस जीएसटी बचत का उत्सव का फायदा होगा, ये बड़ी बात पीएम मोदी ने कही है। जीएसटी रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेगा। जीएसटी की नई दरों से कारोबार होगा और आसान। नए जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से देशवासियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। 2014 में टैक्स और टोल का जंजाल फैला था। 2017 में हमने जीएसटी रिफॉर्म की और ये कदम उठाया। जीएसटी पर हमारा मंत्र नागरिक देवो भव है। अब ज्यादातर सामान्य टैक्स फ्री या उन पर केवल 5% ही टैक्स देना पड़ेगा। वहीं लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को होगा इससे बड़ा फायदा। इसी के साथ देशवासियों से मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी सामानों की चीजों को खरीदने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देखिए, ये 10 बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने जीएसटी लागू होने के एक दिन पहले यानी कि नवरात्रि के एक दिन पहले उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और इस बारे में जानकारी दी। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। एमके अग्रवाल जी, देखिए, आज से जो जीएसटी की नई दरें हैं वो लागू हो रही है। इसका फायदा मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए कैसे आप देख रहे हैं? क्या गेम चेंजर ये साबित होगा? ये जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव रहा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से, और तुरंत ही आप कह लीजिए कि 3 वीक्स में ये लागू होने के लिए तैयारी कर ली गई 3 सितंबर को 2025 को, और आप देखिए कि आज 22 तारीख यानी कि 5 सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जीएसटी एक हिस्टोरिक, जिसको कह सकते हैं, भारत का टैक्स रिफॉर्म बन चुका है। और जो दरें लगी 5%, बरखा जी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सी दुकानें ऐसी मिलेंगी, गली की, मोहल्ले की या किराने की दुकानें, जहां पर आपको केवल 5% वाले ही आइटम मैक्सिमम जो होते हैं वही उनके यहां मिलेगा, जो सामान्य रोजमर्रा की चीजें हैं। तो अब तो ये कहना पड़ेगा, दुकानों को ये कहना पड़ेगा, वी आर 5% जीएसटी शॉप। 18% थोड़ा हाई रेंज वाले में चला जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो इसका जो पूरा मॉडल बदल दिया है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आज अगर देखते हैं तो शेयर बाजार ने इसको सलामी भी दी है कि जो ट्रंप सरकार ने किया है वीजा पर लगाकर, H1 वीजा पर लगा करके अपना फीस बढ़ा करके किया है, उसको इग्नोर करते हुए जो जीएसटी को वेलकम किया अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, आप देखिए सबने इसको वेलकम किया है। और ये भारत का एक नए प्रकार का ग्रोथ इंजन सृजित कर रहा है। मिडिल क्लास, जिसको न्यू मिडिल क्लास प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और जो मिडिल क्लास है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे विकसित भारत की ओर ले जाने का पूरा सहयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी। जी एमके अग्रवाल जी, आप कुछ बता रहे थे। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि हम स्वदेशी के आधार पर अपने को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने इतिहास से बताया कि देखिए, हम स्वदेशी थे और तब भी हमारा जीडीपी
वैश्विक स्तर पर 27% हुआ करता था। हम क्वालिटी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते थे। एक बड़ी बात उन्होंने राज्यों का भी आह्वान किया कि आप अपने यहाँ एमएसएमई सेक्टर को पूरा सपोर्ट करिए, उसको बढ़ने का पूरा मौका दीजिए, जहां रोजगार सृजन होता है और जहां उत्पादन होता है लोकल टैलेंट का इस्तेमाल होगा। और जिस प्रकार की वैश्विक चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं, वो भारत के खिलाफ न होकर के अपने ही खिलाफ वो लोग बना रहे हैं, लेकिन भारत भी उसका शिकार है। तो ऐसे में हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू अर्थव्यवस्था को जितना सशक्त करेंगे, हम उतनी तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि मेड इन इंडिया यानी कि जो स्वदेशी सामान है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि देखिए अब जीएसटी की दरों में कटौती हो गई, कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है सीधे तौर पर आम नागरिकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एमके अग्रवाल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की हुई भिड़ंत में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को रौंद दिया। टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को करारी हार का मजा चखाया। मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और लगातार 7वीं बार एशिया कप में पाकिस्तान पर फतेह हासिल की। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 172 रन का टारगेट दिया, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी तो पाकिस्तान चारों खाने चित नजर आया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी में 100 से अधिक रन जोड़े, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 74 रन और शुभमन गिल ने 47 रन बनाए और 172 रन के टारगेट को भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर चेस कर लिया। तो देखिए भारत की बड़ी जीत, कहना कहीं कह सकते हैं कि एशिया कप में दूसरी बार भारत को जीत मिली है। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार 7वीं बार अगर देखें तो जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए थे। भारत ने 18.4 ओवर में महज 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया है। पाकिस्तान ओपनर साहिबजादा फरहान ने 58 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो देखिए अभिषेक की तो बेहतरीन पारी देखने को मिली कल मैच में। भारत ने पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 171 रन बनाए थे। भारत ने 18.4 ओवर में महज 4 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने 58 रन केवल बनाए थे। तो देखिए भारत पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कई हीट मोमेंट्स भी देखने को मिले, लेकिन मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया जिसको लेकर उसकी काफी आलोचना हो रही है। आप इन 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन की। ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया। आप एक तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तानी बैटर फरहान का मिसाइल वाला सेलिब्रेशन सामने आया है जब उसने हाफ सेंचुरी बनाई थी। वहीं हारिस राउस का भी विवादित सेलिब्रेशन अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दोनों विवादित जो जेस्चर्स हैं वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विवाद का बड़ा जो कारण है वो बन गया है। पाकिस्तान का एक और घिनौना चेहरा सबके सामने आया है मैच में, जहां पर एक तरफ बल्लेबाज मिसाइल दागने का जो है वो इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हारिस राउस भी इस तरह के नजारे दिखा रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस तरह के नजारे कल भी मैच में देखने को मिले। I mean, today was pretty simple. I think that the way they were coming to us without any reason, I didn't like at all. And I thought that this is only the reason that I could... एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम पर चुटकी ली। दरअसल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या इस बार पाकिस्तान की टीम ज्यादा प्रतिस्पर्धी थी। इस पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो मजेदार जवाब दिया, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, देखिए, कल भारत ने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर ली और कहा जा सकता है 7 लगातार बार भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है। एक तरफा मुकाबला था, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको अपनी टीम वर्क पर आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक दौर था जब भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता था उसके लिए लोग वेट करते थे, लेकिन अब एक तरफा मुकाबला ही लगातार नजर आ रहा है। बिल्कुल बरखा, एक तरफा मुकाबला ही नजर आ रहा है। कल मैं खुद आईसीसी के इस मैच में था दुबई में और मैंने स्टेडियम में देखा जिस तरह का फैंस का टर्नआउट था पाकिस्तान के लिए बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच कभी भी इतना खाली नहीं गया जितना कल देखने को मिला। 24,000 की कैपेसिटी, 16-17 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे, स्टैंड एम्प्टी पड़े थे, यानी कहीं ना कहीं फैंस निराश थे। उन्हें पता था कि इनका होना यही हसल है और लास्ट में यही हुआ। जब वहां पर फैंस से हमने बात करी मैच के बाद तो उन्होंने कहा कि ये इतनी नौसिखिया टीम है कि इन्होंने जो भी मैच खेला कितना बेकार तरीके से खेला, इतने अच्छे मौके बने थे, कमजोर फील्डिंग हुई शुरुआत में इंडिया से, तो उन्होंने उसका फायदा उठा करके 171 तो बनाए। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी आप देखिए, जैसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने कल खेला, चमत्कारी बल्लेबाजी थी। जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी देखी होगी, 26 साल के शुभमन गिल और 25 साल के अभिषेक शर्मा, दोनों पंजाब से अंडर-12 में खेले थे, उसके बाद भारत के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजी करते हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने बखिया उधेड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजों की, शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने वही छक्का, वही अंदाज, वही टेम्परामेंट लगा करके रखा और दिखा दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि जिस तरह से वो छेड़ रहे थे और जिस तरह से आपने दोनों वीडियो देखे रऊफ का और फरहान को मौके मिले, इसीलिए उनका वो 54 रन या 57 रन बन गया। नहीं तो अगर वो कैच टाइम पे पकड़ा गया होता तो 5-6 रन पे इनका भी मामला सिमट जाता, ये 100-125 में निपट लेते। लेकिन किस्मत के धनी थे, 2 कैच छूटा तो यहाँ तक पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जिस तरह का उनका क्लास टेम्परामेंट था, कहीं भी कोई बिल्कुल मुकेश जी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक दौर था जब पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो हमेशा से दमदार रही थी, लेकिन कल हमने मैच में देखा किस तरह से पहला विकेट लेने के लिए ही पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम को खुद आकलन करने की जरूरत है कि कहां उनकी कमजोरी देखने को मिल रही है। मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के उन्नाव जिले में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई। दरअसल उन्नाव में रविवार रात करीब 8 बजे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला और उसे दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा। जुलूस के बाद बिगड़ते हुए माहौल को काबू करने के लिए पुलिस ने जुलूसी लोगों को समझाने का प्रयास किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जुलूस में शामिल मुस्लिम लोगों ने सर तन से जुदा जैसे धार्मिक नारे लगाए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, फिर पथराव कर दिया, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 6 लोगों को हिरासत में लिया। तो देखिए, उन्नाव में माहौल बिगड़ने की जो पूरी कोशिश है वो की गई थी। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। नवरात्र के एक दिन पहले उन्नाव में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश, आई लव मोहम्मद के जुलूस को दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा गया। तो देखिए, मंदिर के पास से ही सरतन से जुदा जैसे धार्मिक नारे भी लगाए गए। ये जुलूस बिना किसी अनुमति के निकाला गया। तो देखिए, उन्नाव में धार्मिक जुलूस में किस तरह से तनाव देखने को मिला। जुलूस के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। शुरुआती जांच के अनुसार बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। वहीं वायरल हुआ है ये पूरा भड़काऊ जो पोस्ट है वो वायरल हो गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस अब तैनात कर दी गई है। तो देखिए, उन्नाव में जुलूस के दौरान किस तरह से ये जो वारदात है वो सामने आई है, जहां नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। देखिए, ये जो मामला है वो कानपुर से जो विवाद है वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 4 सितंबर को 12 वफात के मौके पर आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था। अगले दिन कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे नई परंपरा बताया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों में नारेबाजी और टकराव
हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताते हुए कई शहरों में जुलूस निकाला। शारदा नगर में लोग एफआईआर वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। तो इस पर अखिलेश सिंह, उन्नाव के एसपी, ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, शहर में धारा 144 लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन, देखिए, उन्नाव में नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना सामने आई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए बरखा, पहली बात तो जान लीजिए, ये छोटे छोटे मोहरे हैं जो दिख रहे हैं हमको, उन्नाव हो, कानपुर हो, अलीगढ़ हो या बरेली हो, जो लोग हैं मोहरे हैं। देखिए, दुनिया की जो ताकतें हैं मजबूत भारत को देखना नहीं चाहती हैं। उनका उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर इनको बांट दो, जात के नाम पर इनके बांट दो, और जो वोट के कुछ ठेकेदार हैं वो उसमें अपना काम कर रहे हैं। उसमें फंड निवेश होता है, चाहे उन्नाव हो चाहे कानपुर हो। कानपुर में यही तो कहा गया कि जो नई परंपराएं वो ना शुरू की जाए जिससे आगे के टकराव ना हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने मोहम्मद साहब का कोई अपमान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नई परंपराएं न शुरू की जाएं। और उसके जो धर्म के ठेकेदार उन्होंने तुरंत अपनी जो सोशल मीडिया साइट है उनमें लिखा कि नहीं, मोहम्मद साहब के लिए तो जान दे देंगे। जान तो दे रहे हो ना आप। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अब देखिए कहाँ कहाँ क्या परिस्थितियां हैं। भारत शांति प्रिय देश है। इसकी सीमाओं में जो लोग रह रहे हैं उसको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर आप पुलिस की वर्दी फाड़ोगे, पुलिस पर आप पथराव करोगे और सरतन से जुदा नारे लगाओगे तो पुलिस अपना काम करेगी। फिर आप कहोगे कि आपके साथ ज्यादती हो रही। तो जो धार्मिक नेता हैं उनको थोड़ा सहिष्णु होना चाहिए और अपने जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनकी एक बात पर उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको समझाएं कि भारत में जितनी शांति से आप रह रहे हो, प्रगति के अवसर है, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा मिल रही है, उसको ध्यान रखें। अभी तक वहाँ माहौल, बरखा, जो आपने सवाल किया, शांति बनी हुई है और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया कि कोई घटना न हो। चूंकि आगे आज से नवरात्र की शुरुआत है, ऐसी कोई परंपरा न पड़े, ऐसा कोई टकराव न हो कि धर्मों के बीच बंटने की कवायद जो लोग कर रहे हैं वो सफल हो। तो ये प्रयास पुलिस ने वहाँ किया है और कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। उन मुकदमों को ध्यान रखें कि उन मुकदमों को उन्हीं को फेस करना है। कोई धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु फेस करने नहीं आएगा। जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही वो 2, 4, 5 साल, 10 साल तक उन मुकदमों को झेलेंगे। तो अपने घर की व्यवस्था देखें और अगर पैगंबर साहब के नाम पर लड़ना है तो उस गरीबी से लड़ें, उस अशिक्षा से लड़ें। बहुत सारी जगह लड़ने वाली हैं। केवल सरतन से जुदा नारे के साथ नहीं आना चाहिए। लड़ाइयां बहुत हैं जिन पर लड़ सकते हैं वो बरखा। बिल्कुल अमीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों को फूलों और फलों से सजाया गया है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ और लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुरादाबाद का काली माता मंदिर है, वाराणसी का दुर्गा मंदिर, प्रयागराज अलोपी देवी मंदिर, बलरामपुर देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर और अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में किस तरह से ही सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी मात्रा में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। मां शैलपुत्री को हिमालय की बेटी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया है। तो देखिए, आज से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो गया है। सीएम योगी का मिशन शक्ति अब यूपी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में आज से मिशन शक्ति 5.0 का 5वां चरण शुरू हो रहा है। मिशन शक्ति की थीम नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंब तय की गई है। लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज वे खुद
अपने रास्ते बना रही हैं। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि 2017 के बाद से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। तो देखिए, आज से मिशन शक्ति का 5वां संस्करण शुरू हो रहा है। मिशन शक्ति का जो ये मिशन लाया ही गया था ताकि हिंसा, उत्पीड़न और अपराधों पर महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। साल 2020 में यूपी में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर इस मिशन के तहत फोकस किया गया था। वहीं इसकी जो शुरुआत है वो नारी सशक्तिकरण से हुई। मिशन शक्ति का जो उद्देश्य है वो बेटियों में सुरक्षा का भाव पैदा करना था। इस बार ये मिशन 22 सितंबर से शुरू होकर 30 दिनों तक चलने वाला है। तो देखिए, 30 दिनों तक ये मिशन चलने वाला है। कहीं ना कहीं इसका जो फोकस है वो महिलाओं से जुड़े अपराध पर अंकुश लगाना है। जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी समेत बड़े अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे। साल 2020 से मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी। पिछले 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल को 4 बड़े देशों की ओर झटका दे दिया गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इन 4 देशों की मान्यता के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर अब करीब 150 हो गई है। वहीं इन देशों की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने पर नेतन्याहू खूब भड़के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी देश की स्थापना को कभी जमीन पर उतारने नहीं दिया जाएगा। साथ ही ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी सहयोगियों के फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देने पर नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ये नेता हमास को इनाम दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इजराइल में किस तरह से हमले को अंजाम दिया उसको ये देश नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे फिलिस्तीनी गुट हमास का हौसला बढ़ेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखिए, नेतन्याहू ने उन देशों की आलोचना की है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो नेतन्याहू ने कहा है, इसका असर कैसे देखने को मिलेगा? ये मान्यता केवल सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। अगले माह 7 अक्टूबर को इस युद्ध के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर 7, 2023 को शुरू हुआ था। अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीन सिविलियंस की इसमें मौत हो चुकी है और गाजा का जो गाजा पट्टी कहलाता है, गाजा स्ट्रिप का 80% से अधिक इलाके पे इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है और पूरा इलाका मलबे में बदल चुका है। तो ये जो है तो इस ये मान्यता की घोषणा है, इसका कोई अर्थ इसलिए भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने $6.5 बिलियन की आर्म्स एड की घोषणा की है इजराइल के लिए। तो एक तरफ अमेरिका जो सीनियर पार्टनर है नेटो का और वेस्ट का बॉस है, वो तो $6.5 बिलियन की आर्म्स एड दे रहा है और एक ब्रिटेन है जो कहीं से भी अब इंटरनेशनल पावर नहीं रहा, वो आज उसको मान्यता की घोषणा कर रहा है। इसका अर्थ केवल ये है कि एक संकेत, एक सिंबॉलिकल दबाव बनाना इजराइल के ऊपर कि अब मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो, इजराइल अपने युद्ध को रोके। इसके अधिक इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर इतिहास की बात देखें तो 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर डिक्लेरेशन को अगर देखें तो ब्रिटेन ने ही इसको क्रिएट किया था। ये परमानेंट फॉल्ट लाइन है वेस्ट एशिया में, ये ब्रिटेन ने ही क्रिएट की थी 1917 में ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और आज ब्रिटेन कह रहा है कि हम इसको मान्यता देते हैं। तो ये केवल प्रतीकात्मक है, संकेतात्मक है और ये सिंबॉलिकल है और दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास, सिंबॉलिकल पॉलिटिक्स है, मैसेजिंग है। ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिकल बात है जो नेतन्याहू ने कही है। वीएन भट्ट जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।